बायोटेक्नोलॉजी स्कोप एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस। इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बायोटेक का एज ए टॉपिक। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका स्कोप कितना बड़ा है, कितनी सारी फील्ड्स में इसका यूज़ होता है और मॉडर्न डे में 21st सेंचुरी में बायोटेक की एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पर देख पा रहे हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली इतिहास में कितना इम्पोर्टेंट था और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है। नाउ अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, बायोटेक इज द यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ देम और देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। हम बायोटेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें प्लांट्स आते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का जो पार्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम यूज़ करके अगर नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए प्रोसेसेस बनाते हैं या फिर नई सर्विसेज पे काम करते हैं जो अल्टीमेटली मानवता के कल्याण के लिए यूज़ होती है, तो उसको हम कहेंगे ये आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। और बायोटेक ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न सब्जेक्ट है। आज के टाइम में 21st सेंचुरी में हम इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं ऑफ कोर्स, मगर ये एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता आया था। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो हमने कर्ड की फॉर्मेशन के लिए, दही की फॉर्मेशन के लिए काफ़ी बार बायोटेक का ही यूज़ किया, हालांकि वो काफ़ी इनफॉर्मल तरीके में था। ब्रूइंग प्रोसेस जो होता है उसमें बायोटेक का यूज़ हुआ। बेकरी प्रोडक्ट्स में भी बायोटेक का यूज़ हम कई हज़ारों सालों से करते आए हैं। मगर आज के समय में क्या है कि बायोटेक पर इंसानों का जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है। आज के समय अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए एक टाइम पर हम प्लांट्स की मिक्स ब्रीडिंग करते थे, उसमें ऑफ कोर्स जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो मिलता था, मगर साथ ही साथ जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए थी वो भी आ जाती थी, जो एक मिक्स ब्रीड निकल के आती थी। मगर आज के समय 21st सेंचुरी में हमने बायोटेक में ये महारत हासिल कर ली है कि अगर आप कोई नई ब्रीड हम निकालते हैं, एक मिक्स ब्रीड हम निकालते हैं, तो उसमें से जो एस्पेक्ट्स हमको चाहिए वो हम रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उनको हम ऑल टुगेदर रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो बायोटेक पर इंसानों की जो ओवरऑल पकड़ है, जो कंट्रोल है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है कंपेयर टू एंशिएंट टाइम्स। इसलिए बायोटेक को हम कहते हैं द टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बायोटेक को हम एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में अगर हम उसको यूज़ करते थे तो किस तरीके से यूज़ करते थे, देखिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। बायोटेक का वैसे अगर हम इतिहास देखें तो ये 5000 BC तक जाता है। कैन यू इमेजिन दैट, 5000 BC से भी ज़रा पुराना है बायोटेक का इतिहास। अगर हम 5000 BC का जो एविडेंस देखें, जो हमको आज के टाइम में आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उसको हम अगर स्टडी करें तो हमको सबूत मिलते हैं कि उस दौरान वाइन की डेवलपमेंट, बियर ब्रेड की डेवलपमेंट या फिर यीस्ट के जरिए बहुत से और प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल ईरान में अगर हम देखें, द अर्लीस्ट केमिकली कंफर्म्ड बार्ले बियर टू डेट वाज डिस्कवर्ड बाय गॉर्डन तेपे इन सेंट्रल ज़ैग्रोस माउंटेन्स ऑफ ईरान। ईरान में सेंट्रल ज़ैग्रोस माउंटेन है, वहाँ पर एक्सपेडिशंस हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर कुछ बर्तन ढूंढे जहाँ पे साफ साफ उनको फ्रैगमेंट्स मिली कि यहाँ पर ब्रूइंग प्रोसेस का यूज़ हुआ था एंशिएंट टाइम से। वहाँ पर बियर बनाई जा रही थी ऑफ कोर्स बार्ले से, और ये हम बात कर रहे हैं आज से 5400 से लेकर 5000 साल की। तो अभी भी यहाँ पे डिस्कवरी जारी है और ये पता लग रहा है कि ह्यूमन बींग्स बायोटेक को इन वेरियस फॉर्म्स इस्तेमाल करते आए हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। अब देखो, बायोटेक कई हज़ारों साल तक काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट रहा, उसमें ज़्यादा तरक्की हुई नहीं। एक सर्टेन लेवल के आसपास ही हम एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, और ये सिर्फ बाय द वे ये सिर्फ वाइन या फिर बियर ब्रेड या फिर यीस्ट के ज़रिए कोई खाने के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं था। इसमें प्लांट्स की इंटरब्रीडिंग भी होती थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको हम एक लिमिटेड स्कोप में यूज़ कर पा रहे थे। इस पे मेजर ब्रेक थ्रू आना शुरू हुआ 1950 से लेकर 1970s के दौर में। इसमें नॉर्मन बोरलॉग ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जब इन्होंने हमको टेक्निक्स दी, हाइब्रिडाइजेशन की, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की और जीन ट्रांसफ़र की। इससे हम सेलेक्टिवली जो क्रॉप्स हमको चाहिए, जो उनकी वैरायटी होनी चाहिए,
वो हम बना पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, आज के टाइम में जो मेजर FMCG जाइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिको है, पेप्सिको ने अपने खुद की क्रॉप की वैरायटी बना रखी है। आपने पेप्सिको के एक प्रोडक्ट का चिप्स खा रखे होंगे, लेस के चिप्स आपने खा रखे होंगे, तो वहाँ पर जो आलू यूज़ किया जाता है वो एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए बनाया गया है और उसी के ज़रिए पेप्सिको के जो फेमस चिप्स होते हैं, लेस चिप्स, वो बनाए जाते हैं। वो किसी और आलू से आप बनाओगे वो नहीं बनेंगे, उतने बढ़िया वो नहीं बनेंगे। तो पेप्सिको ने भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ करके अपनी खुद की एक अलग से प्लांट वैरायटी बना दी है और वो दुनिया भर में उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है पेप्सिको का। उसके अलावा दुनिया भर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और जीन ट्रांसफ़र से हमारी फूड सप्लाई रैपिडली इंक्रीज हुई है। इससे हम ऐसे क्रॉप्स बना पाए हैं जिनको पानी की कम नीड होती है, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर लेते हैं और जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होती है। फिर अगर हम 1960s में आए तो द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन बैक्टीरिया एक पायोनियरिंग मूवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ये सक्सेसफुली पूरा किया था वर्नर आर्बर ने। फिर अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इसी दौरान इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया इंडिया की फूड सप्लाई को ग्रो करने के लिए। और फिर अगर हम 70s का दौर देखें तो हम उस वक्त DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी तरक्की कर चुके थे। इसका श्रेय जाता है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर को, जिन्होंने पायोनियर किया था रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को। और फिर 1978 तक ह्यूमन इंसुलिन पहली बार डेवलप की जा चुकी थी और डायबिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड इसका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, अभी आपको और समझाऊंगा कि बायोटेक का स्कोप कितना बड़ा है, कितने लंबे समय से और कितनी सारी फील्ड्स में बायोटेक की वजह से लोगों को फ़ायदा मिला है। और इंडिया में बायोटेक ने रिसेंटली काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करी है, जब से हमने 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया है। आज के टाइम में हम लोग सेल बेस्ड मीट की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, हम वेरियस अदर एस्पेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर वैक्सीन्स पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भी हम लोगों का कल्याण कर सकें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, बट हमारे यहाँ भी प्रोग्रेस अब रैपिडली हो रही है। तो आज के टाइम में अगर हम मॉडर्न वर्जन देखें बायोटेक का, बायोटेक्नोलॉजी का, तो इसमें हमको दो कोर प्रिंसिपल्स मिलते हैं। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है ऑफ जेनेटिक मटेरियल उसको हम चेंज कर दे कुछ इंसर्शन करके। फॉर एग्जांपल आप GM क्रॉप्स जो बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ही बनाते हैं। आप जो केमिस्ट्री होती है उसके जेनेटिक मटेरियल की, वो ऑल्टर कर रहे हैं आप थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एक चीज़ होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए हम एक बहुत ही साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में हम कोशिश करते हैं कि जो माइक्रो पॉपुलेशन है उसको मैन्युफैक्चर करें बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको एंजाइम्स बनाने हैं, आपको एंटीबायोटिक्स बनाने हैं या फिर आपको वैक्सीन्स बनानी है, ये सब कुछ आएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंडर। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है इन नेचर। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इंक्लूड्स प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एज वेल एज टूल्स एंड थेराप्यूटिक्स, क्रिएशन ऑफ न्यू एंजाइम्स जो हमने बात करी, एंड देयर इमोबिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, ये भी आपको बताऊंगा कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और उसके अलावा कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन में भी बायोटेक का यूज़ होता है। नाउ बायोटेक इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर कैसे है, बहुत सारे और टॉपिक्स इस वाइड अम्ब्रेला के अंडर कैसे आते हैं। देखो बायोटेक से कनेक्टेड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस को। माइक्रोबायोलॉजी भी इसके अंडर आती है, इससे कनेक्टेड है। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नया टॉपिक है, इसमें हम साइंस स्टडी करते हैं ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग, एनालाइजिंग बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, फार्मोलॉजी, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी
एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये सब के सब बायोटेक से कनेक्टेड है। दैट इज वाई बायोटेक इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। उसके अलावा ये भी जान लो कि बायोटेक के कलर्स भी होते हैं। 4 कलर्स होते हैं बायोटेक के, ये आपके सामने हैं, लाल, सफ़ेद, नीला, हरा। जो लाल कलर है बायोटेक का, उसमें हम प्राइमरली बात करते हैं हेल्थ की, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की। उसके अलावा वाइट में हम बात करते हैं जीन बेस्ड बायो इंडस्ट्रीज़ की। ब्लू कलर के अंडर बात की जाती है एक्वाकल्चर, कोस्टल, मैरिन बायोटेक की। और ग्रीन के अंडर ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल या फिर एनवायरमेंटल बायोटेक की भी हम बात करते हैं। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, द 4 कलर्स ऑफ बायोटेक। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक की। हमने बात कर ली कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं, ये किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी है इन नेचर। अब हम बात करते हैं कि इन मॉडर्न वर्ल्ड इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसको डिस्कवर किया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने इन 1973। इन्होंने जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी थी, इसको बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू जीन ट्रांसफर एंड मॉडिफिकेशन। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने प्लांट्स की बहुत सारी नई वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर ली है जो दुनिया भर में यूज़ की जा रही है। उससे फूड सप्लाई बढ़ी है, जो फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। फिर अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग टिश्यूज अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्लांट एंड क्यूरिंग डिजीज ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इस पर अलग से पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये टिश्यू कल्चर के अंडर आता है। इस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में आज के टाइम में बायोटेक को यूज़ कर रहे हैं। जो ये टिश्यू कल्चर है ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एप्लीकेबल होता है। फिर अगर हम बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक का। These are artificial immunity proteins which act as defense mechanism against diseases and making diagnostic kits and pregnancy tests। तो ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। इसको हम बायो सिग्नल्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिंथेसिस करते हैं एंजाइम का, तो वहाँ पर हम इसको और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टेन रिमूव करना है, आपको मीट प्रोसेसिंग करनी है, तो उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से बायोटेक कितना इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करेगा। देखो, नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल प्लास्टिक, ये एक एग्जांपल है जीनोबायोटिक्स का, ठीक है। बायोप्लास्टिक्स जो आज के टाइम में अब डेवलप किए जा रहे हैं, ये डिग्रेडेबल हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होते। ये हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल पॉलीमर से, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल या फिर सेलुलस पॉलीमर से। इसका एग्जांपल है पॉलीलैक्टिक एसिड। उसके अलावा ब्लड सब्स्टिट्यूट का भी हम अब इन्वेंशन कर रहे हैं, ये भी बायोटेक के अंडर आता है। आर्टिफिशियल ब्लड पे काम शुरू हो गया था 1998 पर। इससे जो ब्लड सप्लाई की कमी है दुनिया भर में, वो हम पूरी कर सकते हैं। फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि बायोटेक का माइनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी जगह आपको अगर कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी जगह हम बैक्टीरिया का भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि किसी माइन में कौन सा मेटल है, तो वहाँ पर भी हम काफ़ी बार बायोटेक का यूज़ करते हैं। बायोटेक इन माइनिंग इंडस्ट्री एक अपने आप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ऑफ कोर्स क्लोनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक की। फूड एंड बेवरेजेस में तो हम कई हज़ारों सालों से बायोटेक का यूज़ कर रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक और कंट्रीब्यूशन है बायोटेक का कि बायोटेक एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं पर ओशन है, वहाँ पे शिप जा रही है, शिप के अंदर बहुत सारा क्रूड ऑयल है, शिप की कहीं पर टक्कर हो गई या शिप डूब गई, वहाँ पे वो जो ऑयल था अब पूरे ओशन में वहाँ पर फैल गया। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए हम ऑयल जैपर का यूज़ कर सकते हैं, जो बायोटेक की ही देन है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स, और इसको स्टडी करना यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा मैं कहूँगा एज ए ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आपको बायोटेक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो उतना बेहतर है।